ये तो हम सबको पता है कि आज अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से बाहर कर रहा है, जिसका एग्जांपल्स तो हम आजकल देख ही रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खुद अमेरिका के रहने वाले लोग इस अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जिनको हम आमतौर पर देखते हैं वो बेसिकली अमेरिकन ना होकर यूरोपियन सेटलर्स के वंशज हैं, जिन्होंने लगभग 500 साल पहले 15वीं सेंचुरी में इस कॉन्टिनेंट पर कदम रखा। उनके आने से पहले यहाँ लाखों नेटिव अमेरिकन रहते थे, जिनके अपने रिच और डाइवर्स कल्चर्स थे। भारत की बात करें तो हमारी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। राजा महाराजाओं के हजारों साल पुराने नाम और घटनाएं आज भी हमारे इतिहास में दर्ज हैं और इनमें से ज्यादातर हमको पता भी हैं। वहीं अमेरिका का इतिहास करीब करीब 500 साल पुराना है। कोलोनाइजेशन के बाद नेटिव अमेरिकन के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट, उनकी लैंड पर कब्जा और पॉपुलेशन में भारी गिरावट हिस्ट्री के डार्क चैप्टर्स हैं। आज भले ही अमेरिका सुपर पावर हो, लेकिन इनकी नींव लाखों नेटिव लोगों की सैक्रिफाइसेस और उनकी जमीन पर कब्जे और साथ ही साथ उनकी लाशों पर टिकी है। तो चलिए आज जानते हैं अमेरिका की वो वास्तविकता और नेटिव अमेरिकन के साथ हुई वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी जिसने उन्हें उनकी ही जमीन से मिटा दिया। यूरोपियंस ने न सिर्फ उनकी जमीन पर कब्जा किया, बल्कि धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन को भी खत्म कर दिया और फिर इसी कब्जाई हुई जमीन पर उन्होंने अपना देश बसाया और उसको नाम दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे नेटिव अमेरिकन्स जो कभी इस पूरे कॉन्टिनेंट के असली मालिक थे, आज अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बनकर रह गए हैं? क्या इनके खात्मे के लिए कोई युद्ध लड़ा गया था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? आइए जानते हैं उस हिस्ट्री को जो किताबों में अक्सर छुपाई जाती है। जब पहली बार यूरोपियंस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कदम रखा, उससे पहले वहाँ के नेटिव्स यानी वहाँ रहने वाले मूल अमेरिकन, जो कि बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, का यूरोप, एशिया और अफ्रीका के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। हालांकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग ट्राइब्स के बीच ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज होता था। इसके विपरीत यूरोप, एशिया और अफ्रीका लैंड से कनेक्टेड थे। इन सब कॉन्टिनेंट्स के लोग एक दूसरे को जानते थे और आपस में ट्रेड करते थे। प्राचीन समय में सिल्क रोड जैसे ट्रेड रूट के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार और कल्चर का एक्सचेंज होता रहा था। सिल्क रूट की लैंड का हिस्सा लगभग 6500 किलोमीटर लंबा था और इसके जरिए सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडिया और ईरान में चाइना के हॉन डायनेस्टी के समय से सिल्क का व्यापार शुरू हुआ। यानी सिंपल वे में अगर आप ऐसा समझे कि दो कॉन्टिनेंट थे, एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एक दूसरा कॉन्टिनेंट जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका आपस में कनेक्टेड थे और ये एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। अब बात करते हैं कि आखिर ये दोनों लैंड मास आपस में कनेक्ट कैसे हुए और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लोगों को बाकी लोगों के बारे में पता चला। यूरोपीय लोगों को भारत की खोज करने की इतनी जरूरत इसलिए थी क्योंकि उन्हें मसाले, रेशम और अन्य कीमती वस्तुएं चाहिए थीं, जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। ओटोमन साम्राज्य, जो कि तुर्कों की डोमिनेंट वाला साम्राज्य था, इन्होंने सिल्क रोड के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और इस रूट पर व्यापार करने के लिए टैक्सेस और नए नए रूल लागू कर दिए थे, जिससे यूरोपियन ट्रेडर्स को एशिया, विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना काफी मुश्किल हो गया था। यही वजह थी कि यूरोप अब भारत तक पहुँचने के लिए एक नए सी रूट की तलाश में लग गया था। इसी तलाश ने खोज के युग यानी एज ऑफ डिस्कवरी को जन्म दिया, जो 15th से 17th सेंचुरी के बीच का समय था। इस दौर में यूरोप के अलग अलग देशों ने अपनी नौसेनाओं को मजबूत किया और समुद्रों को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी नौसेनाओं को समुद्र में उतार दिया। जिस देश की नौसेना आगे बढ़ती थी और रास्ते में कोई भी आइलैंड मिलने पर उस पर कब्जा करती जाती थी। लेकिन उनका असली टारगेट भारत था, क्योंकि उस समय भारत बेहद समृद्ध था और वहाँ व्यापार के लिए बहुत ही कुछ था। यूरोपियन को ये तो पता था कि धरती गोल है, तो उन्होंने सोचा कि अगर ईस्ट की ओर से भारत जाया जा सकता है तो वेस्ट की ओर से भी कोई ना कोई सी रूट जरूर भारत की ओर ले जाएगा। इसी सोच ने यूरोपीय खोजकर्ताओं को नए समुद्री मार्गों की तलाश में दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया और इसी यात्रा ने इतिहास का रुख बदल दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक थे, जिन्होंने 1492 में भारत तक पहुंचने के लिए वेस्ट डायरेक्शन से सी रूट खोजने का प्रयास किया। कोलंबस का मानना था कि अटलांटिक महासागर के पार वेस्ट की ओर यात्रा करके भारत तक पहुंचा जा सकता है। उन्हें नाम, धन और भारत के व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा थी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि पश्चिम की ओर जाने पर एक नए महाद्वीप से उनको सामना करना पड़ेगा। कोलंबस ने अगस्त 1492 में स्पेन से अपनी यात्रा स्टार्ट करी और अक्टूबर 1492 को बहामास के एक आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें लगा कि ये इंडिया का ही कोई आइलैंड है। वे जीवन भर यही मानते रहे कि उन्होंने भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया है और इसी भ्रम के कारण उन्होंने वहां के निवासियों को इंडियंस नाम दिया, जो बाद में रेड इंडियंस के नाम से जाने गए, और उन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा के कुछ वर्षों बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए एक नए सी रूट की खोज करी। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर कदम रखा। वास्को डी गामा की इस सफलता ने साबित कर दिया कि भारत तक पहुंचने के लिए एक सी रूट मौजूद है, जिससे यूरोपियन ट्रेडर्स को सीधा लाभ हुआ। इस खोज के बाद ये तो क्लियर था कि कोलंबस ने जो जमीन खोजी वो भारत नहीं बल्कि एक नया ही महाद्वीप है। बस फिर क्या था,
यूरोपीय शक्तियों का मुख्य उद्देश्य तो नए क्षेत्रों पर अधिकार जमाना था ही। उन्होंने हमेशा से ही जहां पर भी खाली और कम पॉपुलेशन वाली जगह देखी, वहां पर अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयास ही किया है। यूरोपीय लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि हम बेस्ट हैं और जो अन्य संस्कृतियां हैं, चाहे वो इंडिया की हो या फिर नेटिव अमेरिकन की, वो सब असभ्य और पिछड़े हुए हैं। यूरोपियंस का मानना था कि वो इन लोगों को सभ्य बनाएंगे, अपना कल्चर सिखाएंगे और एक तरह से वो इन सब पर एहसान करेंगे। इसी सोच के तहत यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका की ओर रुख किया और वहां उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। दक्षिणी अमेरिका में स्पेनिश और फ्रेंच लोगों ने, जबकि उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश लोगों ने अपनी कॉलोनियां बनाई। क्योंकि शुरुआत में यूरोपीय लोग अमेरिका को भारत समझते थे, इसीलिए वहां नेटिव अमेरिकन को रेड इंडियंस कहना शुरू किया। ये तो बात हुई कि यूरोपियंस का अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर एंट्री कैसे हुई। अब बात करते हैं रेड इंडियंस के खात्मे की। जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी, रिलीजियन और कल्चर तो लाए ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी डिजीजेस भी लाए जिससे वहां के नेटिव अमेरिकन बिल्कुल अननोन थे। इन डिजीजेस में मीजल्स और चिकन पॉक्स प्रमुख थी। क्योंकि नेटिव अमेरिकन की बॉडी में इन डिजीजेस के खिलाफ कोई भी इम्यूनिटी पावर नहीं थी, इसलिए ये डिजीजेस उनके लिए बेहद घातक सिद्ध हुई। माना जाता है कि इन डिजीजेस की वजह से करोड़ों नेटिव अमेरिकन की मौत हुई। कुछ हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूरोपियंस ने जानबूझ के इन्फेक्टेड ब्लैंकेट, कपड़े और फूड नेटिव अमेरिकन्स को गिफ्ट किए ताकि डिजीजेस फैले और उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। हालांकि इस पर हिस्टोरियंस में मतभेद है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि यूरोपियंस के आने के बाद फैली डिजीजेस ने नेटिव अमेरिकन्स की पॉपुलेशन पर विनाशकारी असर डाला। इस तरह से यूरोपियन कोलोनाइजेशन ने न सिर्फ कल्चरल और फिजिकल रूप से बल्कि बायोलॉजिकल रूप से भी नेटिव अमेरिकन्स की जिंदगी को गहरा असर पहुंचाया, जिससे उनकी पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई। आज के समय में नेटिव अमेरिकन्स अमेरिका के विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं। प्रेजेंट टाइम में 550 से अधिक मान्यता प्राप्त ट्राइब्स हैं, जिनमें से कई के लिए विशेष आरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ये लोग स्वयं को अमेरिका के हजारों साल पुराने निवासी मानते हैं। अमेरिका की कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने स्वयं को नेटिव अमेरिकन्स के रूप में पहचाना है। उनमें से कुछ ये फेमस हैं। ये नेटिव अमेरिकन्स आज भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रिजर्व रखे हुए हैं और अमेरिकी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनको आज के अमेरिका से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन साथ साथ ये अपने हक के लिए समय समय पर लड़ते भी हैं।